हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लाइफलाइन। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। ठीक है, नीट स्पेशली नीट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक जो है वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ओके, पढ़िए आप इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लार्जेस्ट साइज। यहाँ पे लार्जेस्ट साइज पूछा गया कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज किसकी होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है सोडियम। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है सोडियम प्लस। ठीक है, और आपका दे रखा है Na-। ठीक है, मतलब सोडियम अनायन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी साइज की बात आएगी ना, जब भी साइज की बात आएगी तो अनायन सबसे बड़ा होता है। ठीक, अनायन के बाद जो है आपका न्यूट्रल वाला स्पीसीज आपका बड़ा होता है। ठीक, मतलब उससे छोटा। और सबसे छोटा जो है आपका कटायन वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में भी यही वाला अप्लाई होता है, यहाँ पे भी यही अप्लाई होता है। अगर सेम अगर आपके एलिमेंट है, उसी का कटायन बना रखा है, अनायन बना रखा है, तो यहाँ पे जो साइज का ऑर्डर आएगा वो सबसे बड़ा होगा आपका सोडियम अनायन। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्मल सोडियम और सोडियम कटायन। ठीक है, तो ये आपका साइज का ऑर्डर रहा होगा। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। देखो इसके पीछे रीजन ये है कि देखो आप, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ यहाँ पे ऐसा हो ही क्यों रहा है। देखो इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो पता है एक इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा, यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है ना, क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अब देखो जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज होता है तो जो साइज है वो क्या होता है, थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है ना। बात समझ में आई। तो इस वजह से इसका तो सबसे छोटा हो जाएगा। और ये तो आपका न्यूट्रल है, इसका तो जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही आता है। ठीक है, अच्छा इसका फिर ज़्यादा कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पे ना 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब आपको एक बात पता है कि कोई भी आपका एटम है। ठीक है, कोई भी एटम है आपका, जैसे सपोज करिए ये एटम है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके सारे ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आपके फिल होते हैं, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में पहले से ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन चल रहा होता है। ठीक है, अब आप ये आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं। अब हालांकि आउटर इलेक्ट्रॉन तो नहीं लगाते, अगर रियल सेंस में देखी जाए चीज़ें तो ये आपकी ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लगाता है। ठीक है, ताकि ये खींचा चला आता है, राइट। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगने की वजह से क्या होगा ना कि जो साइज होगा ना वो देखो अब यहाँ पे गेन तो कर लेगा जैसे तैसे, लेकिन रिपल्सन भी तो अंदर होगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब सेम टाइप के चार्जेस में क्या होगा, रिपल्सन तो होगा ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो साइज है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन रहा होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो टॉपिक है ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई में भी इससे बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रखे हैं। ठीक है, और इसमें नीट में भी बहुत सारे सवाल आपके आ रखे हैं। देखो फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आ गया। देखो आप, सोडियम प्लस Mg+2 Al+3 एंड Si+4 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइज इज। तो वो फिर से वही चीज़ है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखो जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है आपके, ठीक है, वो आपके कौन से है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपके वो वाले स्पीशीज है जिनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है आपके। ठीक है, अब देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाता है वहां पे, तो जो साइज का ऑर्डर रहा होता है हर टाइम वो आपका यही ऑर्डर रहा होता है हर टाइम। एनायन एनायन जो है आपकी सबसे बड़ी होगी, है ना। और देन आपकी न्यूट्रल है ना, और सबसे छोटी जो होगी आपकी वो कौन सी रही होगी, कटायनिक वाली पार्ट रही होती है। ठीक है, ये हर टाइम जो है आपका यही ट्रेंड चल रहा होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे, ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे आ रखे हैं।
अभी मैंने ये 12 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसमें लग रहा है कि मुझे 3 या 4 क्वेश्चन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ही अभी तक मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए आप, अब अनायन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जिसका लार्ज चार्ज होगा, लार्ज चार्ज होगा, लार्ज चार्ज का ये मतलब है कि मैक्सिमम चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए -3 है, -2 है, ठीक है। तो -3 का जो होगा ना साइज, वो ज़्यादा रहा होगा, ठीक। अब फिर कटायन में भी ये बात हो सकती है कि किसी का +1 है ना, किसी का +2 है। तो यहाँ पे जो बड़ा साइज रहा होता है, जिसके ऊपर कम चार्ज होता है, उसका साइज ज़्यादा रहा होता है, ठीक है। तो ये बस थोड़ी सी बात है, वो आपको याद रखनी है यहाँ पे। अच्छा ये देखो, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे है, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सोडियम प्लस है, ठीक है, Mg+2 है, Al+3 है एंड Si+4 है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप जानते ही हो, सोडियम क्या होता है आपका 11-1, दिस इज 10। ये आपका 12 हो जाएगा, 12-2, दिस इज 10। दिस इज 13-3, दिस इज अगेन 10। और सिलिकॉन जो होता है आपका 14 होता है, एटॉमिक नंबर 4 आप माइनस कर लेना, दिस इज अगेन 10। तो ये इस वजह से ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ठीक। तो इनका बस यहाँ पे ऑर्डर लगाना है आपको। तो सबसे यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये सारे ही क्या है, सारे ही क्या है, कटायन है। कटायन में सबसे बड़ा कौन होगा, जिसके पास छोटा चार्ज होगा। सबसे छोटा चार्ज किसके पास है, Na+ के पास है, तो सबसे छोटा तो ये रहा होगा। उसके बाद जो है इससे बड़ा अगर आप देखोगे तो आपका Mg+2 रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। क्या ऑर्डर सही है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये उल्टा ऑर्डर है, ठीक है। जिसके पास सबसे छोटा चार्ज रहेगा उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सोडियम का जो है आपका क्या रहा होगा, सबसे बड़ा, ठीक है। उससे छोटा जो है आपका Mg+2, उस इससे भी छोटा आपका Al+3, सबसे छोटा जो आपका रहा होगा वो सिलिकॉन+4 रहा होगा, ठीक है। तो जो आपकी करेक्ट ऑर्डर है वो आपकी ये वाली रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपकी एक ही ऑप्शन मैच कर रही है, वो आप देखो, क्या ये वाला सही है, नहीं ये तो सही नहीं है। क्या ये सही है, ये नहीं सही है। एक ही ऑप्शन केवल आपकी मैच कर रही है, वो ये वाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था काफी। 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, आप क्या है क्वेश्चन नंबर 13। इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द अटॉमिक वॉल्यूम, अटॉमिक वॉल्यूम के बारे में चर्चा की गई है, कहाँ पे, पीरियड के अंदर। मतलब आपको लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो अटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है, कि इंक्रीज होगा, है ना, कि आपका क्या रहा होगा, रिमेन कांस्टेंट, है ना, कि आपका पहले इंक्रीज होगा या फिर पहले डिक्रीज होगा या फिर बाद में इंक्रीज होगा, राइट। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है यहाँ पे। तो देखो जनरली ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये ऐसा देखा गया था कि जो आपकी एटॉमिक वॉल्यूम है ना, ठीक है, जो आपकी एटॉमिक वॉल्यूम है वो क्या होगा कि पहले डिक्रीज होता है, ठीक है, पहले क्या होगी, डिक्रीज होगी और फिर आपकी इंक्रीज होगी, ठीक। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बट ये करेक्ट आंसर ऐसा हो ही क्यों रहा है, ठीक है, आप पहले वो भी समझिए आप। तो देखिए आप यहाँ पे इसका रीज़न क्या दिया गया था, एक्सप्लेनेशन क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, तो आपकी साइज क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, डिक्रीज हो रही है लगातार, राइट। अब देखो साइज अगर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ना, ठीक। तो पहले तो क्या हुआ कि आपकी क्या हुई, डिक्रीज हो गई, चलो ये तो समझ में आ गया। फिर इंक्रीज कैसे हो रहा है, तो आप समझिएगा, अभी इंक्रीज के विषय में आप सोचिए आप। अब फिर इंक्रीज पता है कैसे हो रहा है, जब भी आप जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो राइट में जैसे ही आप जाओगे बिल्कुल राइट में, तो ग्रुप नंबर 18 आ रहा है, ठीक। ग्रुप नंबर 18 क्या है, इनर्ट गैस। ध्यान दीजिए यहाँ पे इनर्ट गैस है,
इनर्ट गैस कौन कौन वाले गैसेस है? जिनमें फुली फिल्ड आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? फुली फिल्ड आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इनमें फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है ना कि इनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है इनों के एटम के बीच में, राइट। और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो वेंडरवाल फोर्स है ना, जो आपकी वेंडरवाल फोर्स है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक मिनट। वेंडरवाल फोर्स आप मैं बोल रहा हूँ, वेंडरवाल जो रेडियस होगा, वेंडरवाल जो रेडियस होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। अगर हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो क्या होगा, रेडियस भी तो ड्रेस्टिकली आपकी इंक्रीज होगी ना, काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे वंडरवाल रेडियस इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कारण रहा होता है कि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो पहले तो क्या होगा कि वो डिक्रीज हो रहा होता है। अब डिक्रीज हो रहा होता है इसलिए क्योंकि साइज जो है आपका क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही लास्ट ग्रुप के अंदर जाओगे, ग्रुप नंबर 18 के अंदर हम जाएंगे, तो वहाँ पे वंडरवाल रेडियस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। अब फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है। तो इसके कारण जो है आपका वेंडरवाल रेडियस आपका इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे ही ये वेंडरवाल रेडियस आपका इंक्रीज होगा, आपका क्या होगा, वॉल्यूम भी आपका अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है आपका, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो डी वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगेन फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइज की बात करी गई है, आप पढ़िए, आप डिक्रीजिंग साइज ऑफ आयंस इज, यहाँ पे आयंस की बात करी गई है, इनकी साइज के विषय में यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो सारे ही क्या है, सारे ही यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन की बात करी गई है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ न्यूट्रल है, कुछ आयोडाइड आयोडाइड कटायन बनाया गया है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि जो साइज का ऑर्डर रहा होता है वो क्या रहा होता है, अनायन का सबसे ज़्यादा, अनायन के बाद न्यूट्रल का, और न्यूट्रल के बाद कटायन का। तो सबसे बड़ा कौन सा रहा होगा, आयोडाइड आयन, फिर आपकी ये न्यूट्रल वाली, और फिर आपकी आई प्लस वाली रही होगी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप मार्क कर लो कौन सा है ऑप्शन। ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, एक सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, आप आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव नंबर चार्ज, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये भी बड़ी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो, जो आयनिक रेडियाई है आपकी, ठीक है, आयनिक रेडियाई जो है आपकी, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव की, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो ये रिलेशन रहा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप समझ रहे हो ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। जेड इफेक्टिव अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है, जेड माइनस क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, राइट, क्लियर है, ये रहा होता है। तो हम न्यूमेरिकल अप्रोच से बात नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। देखो, जेड इफेक्टिव जब भी आप बढ़ाओगे ना, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने का ये मतलब होता है कि साइज जो है ना कहीं क्या कर रही है, जस्ट अ सेकेंड, जेड इफेक्टिव जैसे ही आप बढ़ाओगे तो आपकी जो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब जैसे ही आउटर इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीजेस, आपका अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो साइज होगा ना वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अब साइज श्रिंक हो जाएगा तो आपकी आयनिक रेडियस भी तो कम हो जाएगी ना। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस अगर साइज आपकी कम हो रही है तो आयनिक रेडियस भी तो कम हो रही होगी ना। बात समझ में आई। तो जब भी जेड इफेक्टिव आप इंक्रीज करोगे तो आपकी आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जो है एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इफेक्टिव नंबर चार्जेस में,
ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा आ जाएगा, आप खुद देख के बताओ यहाँ पे कौन सा आ जाएगा करेक्ट आंसर। एक ही ऑप्शन ही है, पहला वाला, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए आप, ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, और यहाँ पे डैश दे रखा है, एलिमेंट एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई। देखो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से जो है ना, आपको पता होगा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन किस में होता है, जस्ट अ सेकंड, जो आपकी लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होती है वो किस में होती है, जब भी आपकी लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की बात होगी तो वहां पे ना मतलब एफ ऑर्बिटल आ रहा होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। एफ ऑर्बिटल की मेनली हम बात करते हैं यहाँ पे, एफ ऑर्बिटल की। ठीक है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल की जो है आपकी क्या होती है, पुअर शिल्डिंग होती है। ठीक है, अब एफ ऑर्बिटल की आपकी पुअर शिल्डिंग होती है। पुअर शिल्डिंग होने की वजह से क्या होगा ना कि जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस ऑन इलेक्ट्रॉन, जैसे इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन पे तो जो साइज है वो एक्सपेक्टेड साइज से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए आप, ये जनरली 4f की बात है, 5f की बात है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो ये वाले जो एलिमेंट है, जस्ट अ सेकंड, ये जो आपकी जर्कोनियम है और ये हाफनियम है। ठीक है, ये वाले जो आपके एलिमेंट दिख रहे हैं तो ये आपकी 4f की है। ठीक है, 4f और 5f की है। ठीक है, तो 4f और 5f की एलिमेंट जो होती है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से जो है लगभग इक्वल चीज दिखाई देती है आपको। ठीक है, अब हालांकि होना तो ये चाहिए था, जैसे आप समझिए आप देखो ये 3D का है। ठीक है, ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का है। ठीक है, क्लियर है। तो अब होना ये चाहिए था, अगर आप सही से देखो आप, तो होना क्या चाहिए था, देखो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन मैंने आपको बताया कि एफ ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, एफ ऑर्बिटल के साथ साथ ये डी में भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, डी और एफ ये दोनों में ही होता है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे कि जेडार और जो आपका एच एफ है ये बिल्कुल सिमिलर जो है आपकी साइज है इनकी। ठीक है, सिमिलर साइज है ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था, आप खुद बताओ। अगर आप ये ग्रुप में जा रहे हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, तो साइज क्या करती थी, इंक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन इंक्रीज नहीं कर रही है। वैसे आपकी एच एफ की आपकी साइज क्या आनी चाहिए थी, ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये वाला सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन से ये होगा कि एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल उसके अंदर आ जाता है, तो वहां पे जो आपकी जो शिल्डिंग होगी ना वो बहुत ही पुअर हो जाएगी। अब पुअर हो जाएगी तो वहां पे जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन का वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और काफी ज्यादा जब बढ़ेगा तो जो साइज है ना वो श्रिंक कर जाएगा। तो देखो इसको जितना बढ़ना चाहिए ना, एच एफ को, हाफनियम को जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा मतलब बढ़ेगा लेकिन बहुत ही कम बढ़ेगा, इतना कम बढ़ेगा कि वो फिर इसके इसके बराबर ही लगभग हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन एक टाइप से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा। मैं आपको और भी डिटेल में आपको लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जो है आपको और डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, कंसेप्चुअल सीरीज आपकी एक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी, वहाँ पे मैं आपकी सारी केवल कंसेप्ट ही वहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये भी अगेन क्वेश्चन जो है फिर से आयनिक रेडियाई पे क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, देखिए आप क्या पूछा है यहाँ पे, पढ़िए आप एक बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे आयनिक रेडियाई का ऑर्डर दे रखा है, बोल रहा है कि कौन सा बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। तो चलिए देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले हम ऑप्शन ए की ओर चलते हैं। हाइड्राइड सबसे बड़ा दे रखा है, उसके बाद सबसे छोटा आपका H प्लस है। क्या ये सही है? बिल्कुल, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अनायन जो है सबसे आपका क्या होता है, बड़ा होता है। ये अनायन है ना, सेम एलिमेंट में आपकी अनायन सबसे बड़ी होती है, उसके बाद सबसे छोटा आपका कटायन होता है। तो यही सही है, यहाँ पे यही सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप सबको एक बार चेक कर लो। ठीक है,
चलो एक बारी मैं आपको ऑप्शन बी भी आपको एक बारी चेक करके दिखा देता हूँ। देखो Na प्लस है आपके पास, ठीक है, और आपके पास F माइनस है और O2 माइनस है, ठीक। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना तो ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देख रहे हो आप, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मैंने अभी आपको बहुत बार बता दिया अभी, है ना, कि आपकी सबसे बड़ी क्या होगी, अनायन होगी। अनायन के बाद आपकी न्यूट्रल वाली बड़ी होगी, मतलब छोटी होगी उससे, और सबसे छोटी आपकी कटायन वाली पार्ट रही होगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपका कौन सा आना चाहिए था, O2 माइनस आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आपका F माइनस आना चाहिए था, है ना, और सबसे छोटा जो है आपका Na प्लस आना चाहिए था। लेकिन क्या ये ऑर्डर सही है, आप खुद देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, Na प्लस को ज्यादा गलत हो गया ना, ये बात समझ में आई। अगेन फिर से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हो आप, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो यहाँ पे फ्लोराइड को ज्यादा दे रखा है, फ्लोराइड को जो है इन्होंने बता रखा है कि ये बड़ा होगा O2 से। अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि अनायन बड़ा होगा। अब ये तो खैर दोनों अनायन है, अनायन में भी मैंने बड़ा आपको किसको बता रखा था, जिसकी हाई चार्ज हो, जिसकी चार्ज क्या रही हो, हाई हो। तो हाई चार्ज तो इसकी है ना, ये बड़ी होनी चाहिए थी ना, O2 माइनस। ये तो गलत है ये, तो ये भी आपका गलत हो गया। बात समझ में आ रही है ना, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अगेन ये फिर से आप देखो यहाँ पे ये आपके क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगेन देख रहे हो आप, सब में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है ना सब में। अब यहाँ पे अनायन को बड़ा होना चाहिए था, अनायन तो सबसे लास्ट में दे रखा है, सबसे छोटा देखा रखा है, सबसे बड़ा तो यहाँ पे Al+3 को दिखा रखा है, तो गलत हो गया ये। करेक्ट आंसर जो आपका केवल और केवल ऑप्शन ए होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन आपका ये निकल रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर अगर कोई टॉपिक है आपका तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। द आयन O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg+2 एंड एल्युमिनियम +3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देयर आयनिक रेडियाई सो, ठीक है। हमारे पास कुछ आयन दे रखे हैं, इनकी आयनिक रेडियाई के विषय में जो है हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो देखना है हमें, ठीक है, कि कौन सा करेक्ट है इसके अंदर, राइट। ये क्वेश्चन जो है आपका बिट सेट के अंदर भी पूछा जा चुका है और नीट के अंदर तो खैर ये पूछा ही जा चुका है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हुए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो सबके अंदर जो है अगर आप निकालोगे तो सब में जो है 10 इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे, क्लियर है ना। तो ये सारे आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, क्लियर है। अब एक बार इनका ऑर्डर भी हम लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना आयनिक रेडियाई के विषय में ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार लगा लेते हैं, फिर चारों ऑप्शन जो है हम पढ़ लेंगे, ठीक है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, राइट। तो अगर आप साइज का ऑर्डर यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है अनायन बड़ा होता है, ठीक है। फिर अनायन से छोटा जो है आपका न्यूट्रल वाला होता है, और न्यूट्रल से छोटा जो है आपका कटायन वाला होता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ओके, यहाँ पे अनायन वाला पार्ट आप यहाँ पे देखिए, आप अनायन वाला पार्ट जो है ये रहा और ये रहा, राइट। अब अनायन के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि जिसपे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जो है आपकी बड़ी हो गई, उससे छोटी आपकी F माइनस हो गई, ठीक है। उसके बाद ये तीनों जो है आपके कटायनिक पार्ट आ गए, ठीक है। कटायनिक पार्ट में जो है मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल पार्ट तो है नहीं ना यहाँ पे, तो कटायनिक पार्ट को आप कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। तो कटायनिक पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जितना ज़्यादा आप चार्ज बढ़ाओगे, है ना, जैसे +1 है, +2 है, या फिर +3 है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे चार्ज का, तो उसका साइज जो है ना उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे Al+3 पे तो बहुत ही ज़्यादा चार्ज है, सबसे छोटा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका उससे बड़ा Mg+2 है, और इनमें से कैटायन में से सबसे बड़ा जो होगा वो आपका Na+ होगा, ठीक है। तो ये आपका साइज का ऑर्डर रहा होगा, सबसे जो ज़्यादा बड़ा है वो आपका O2 माइनस है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन जो है पढ़ते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू F, ओके, एंड देन इंक्रीज फ्रॉम Na+ टू Al+3, ठीक है। तो देखो क्या ये सही दे रखा है, ये जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है, क्या ये सही है, ये आप पढ़ के देखो क्या ये सही है स्टेटमेंट। तो देखो आप, दिया गया है कि डिक्रीज हो रहा है O2 से
आपका एफ माइनस, ठीक। ओके तो ओके ये तो डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ आप जाओगे तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो ही रहा है, ये तो यहाँ तक तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन इंक्रीज फ्रॉम एन ए प्लस टू एल प्लस थ्री, और फिर ये बोल रहा है कि आप एन ए प्लस से एल प्लस थ्री जाओगे तो क्या ये इंक्रीज हो रहा है, तो गलत है ना, तो डिक्रीज हो रहा है ना साइज, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए आप, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम ओ टू टू एल प्लस थ्री, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप O2 से आप कहाँ जा रहे हो, Al प्लस थ्री की ओर जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ये इंक्रीज हो रहा है, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, नहीं ना, ये तो डिक्रीज हो रहा था, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत हो गया। फिर आप ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़िए आप, अ सिग्निफिकेंट, जस्ट अ सेकेंड, अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 टू माइनस टू एल प्लस थ्री, तो बिल्कुल सही बात है, O2 से अगर आप एल प्लस थ्री जाओगे तो ये साइज डिक्रीज ही तो हो रही है कि नहीं, सबसे ज़्यादा जो बड़ा साइज है वो किसका था यहाँ पे, O2 माइनस की, है ना, O2 माइनस की साइज थी ना आपकी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी जो है आपकी एल प्लस थ्री की थी, तो ये वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप इसको मार्क कर लेना, जस्ट अ सेकेंड, काम ही नहीं कर रहा है, ओके ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आप ऑप्शन डी भी आप चेक कर सकते हो, वैसे कोई नीड नहीं है, मैं आपको बताया था वो भी, एन इंक्रीज फ्रॉम O2 टू एफ, ओके, गलत हो गया ना पहले ही, अब यहाँ पे O2 से आप एफ जा रहे हो तो ये इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए आप, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ Li प्लस टू आयन, अटामिक नंबर दे रखा है इन अ सिमिलर स्टेट इज, तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने थोड़ा देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का वैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखो, जो रेडियस, जो आपकी ग्राउंड स्टेट की जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम, जो आपकी ग्राउंड स्टेट की है, ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है, एन की वैल्यू वहाँ पे वन होती है ना, जेड की वैल्यू यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए वन होती है, राइट, तो अपने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आपको पता होगा, आर एन इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, है ना, यही होता है, क्लियर है ना, और यहाँ पे जो आर नॉट होता है आपका वो क्या होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है, जो यहाँ पे जेड है वो आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और ये जो आपका एन है वो क्या है, शेल नंबर है ना, किस सेल की बात हो रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है जो हाइड्रोजन एटम के लिए, वो उसकी दे रखी है आपकी वैल्यू, तो ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है, आर वन की वैल्यू दे रखी है, आर वन इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट, ये भी आपका वन का स्क्वायर हो गया ना, वन का स्क्वायर बाई वन, है ना, तो जो आर वन है वो किसके इक्वल हो गया, आर नॉट के, और ये जो आर नॉट है वो 0.53 के इक्वल ही तो होता है, और वही तो खैर आपको ये दे रखा है ना, ये है कि नहीं, तो ये तो खैर आप नहीं भी निकालते फिर भी आपको ये दे ही रखा है, ठीक है, ओके, बट हमें निकालना है रेडियस ऑफ एल आई प्लस टू आयन, ठीक है, तो एल आई प्लस टू आयन का निकाल लेते हैं, इसमें क्या परेशानी है, ठीक है, एल आई प्लस टू आयन में हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर बस हमें चेंज करना है ना, तो देखो यहाँ पे लिखो आप, आर एन इक्वल टू क्या आएगा, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख लो किस ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो अटामिक ऑर्बिट तो वही है, ऑर्बिट जो है आपका ग्राउंड स्टेट का ही निकालना है, ठीक है ना, तो बस ग्राउंड स्टेट का ही निकालना है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ पे देखो आर नॉट इंटू क्या आ जाएगा आपका, एन की वैल्यू क्या आएगी, वन का स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी आती है, थ्री ना, ठीक है, तो आप थ्री यहाँ पे रख देना, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आर नॉट बाई थ्री, ठीक है ना, आर आर नॉट की वैल्यू आपकी दे रखी है ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम बाई थ्री आ जाएगा, क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, 0.17 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन सी जो है आप मार्क कर लेना, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20,
पढ़िए आप इसको। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट between nitrogen and hydrogen, yet the dipole moment of ammonia is 1.5 dB is larger than the that of NF3 that is 0.2 dB. This is because okay. तो देखो ये अगर क्वेश्चन ये देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन है और ये पीरियोडिसिटी का भी क्वेश्चन हो गया एक टाइप से। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी ये पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में ये है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। बोला ये जा रहा है कि सबसे पहले ना अमोनिया है, ठीक है, क्लियर है, अमोनिया है, ठीक, और आपके पास क्या है, NF3 है, ठीक है, ठीक है ना, NF3 है, ठीक है। अब देखो जो NH3 है इसकी डाइपोल जो मोमेंट है वो आपकी 1.5 dB है, राइट, ओके, और ये है आपकी 0.2 dB, क्लियर है, NH3 के लिए, ठीक। अब देखो अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो जो डाइपोल मोमेंट होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस का क्या मतलब है, क्यू इनटू 12, राइट, है ना, क्लियर है। अब क्यू का मतलब चार्ज है, किसी भी टाइप का जो चार्ज है वहाँ पे, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे चार्ज का ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पे, इसको समझा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, राइट। अब ये फिजिक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब ये बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, ठीक है, तो वो NF के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है आपकी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे देखो आप, जैसे NH, जैसे अगर मैं NH की बात करूँ यहाँ पे, थोड़ा सा समझिए आप, NH की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो आपको पता होगा शायद, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना, ऐसे पता है ना आपको, ये ऑक्सीजन की 3 होती है ना, इसकी होती है आपकी, इसकी 3.5 होती है ना, 3.5, इसकी 4 होती है ना, इसकी 3 होती है ना, इसकी 2.5 होती है, ऐसे करके होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, है ना, ये पोलिंग स्केल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर नाइट्रोजन की आप देखो, आप नाइट्रोजन की अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कितना आ गया, 3 आ गया, और हाइड्रोजन की होती है जो, वो आपकी हाइड्रोजन की शायद 2.1 के अराउंड होती है, ठीक है, आप एक बारी मैच आउट भी कर लेना, 2.1 के अराउंड होती है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालो, कितना आ गया जी, ये 0.9 के अराउंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालो, तो ये आपका फ्लोरीन का तो 4 होता है, राइट, और इसका होगा आपका नाइट्रोजन का 3, तो 4 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 1, है ना। तो देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा आ रहा है NF का, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना, क्वेश्चन के अंदर केवल इतना सा था कि डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पे NF3 का ज़्यादा होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा किसका है, NH3 का है। ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका, क्योंकि देखो जो डाइपोल मोमेंट है ना, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, जो डाइपोल मोमेंट है वो तो या ये आप फार्मूला देख ही रहे हो, डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल है आपका लेंथ के भी, ठीक है, मतलब बॉन्ड डिस्टेंस लेंथ का यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मुझे लिखना चाहिए, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है एक्चुअल में, ठीक है, बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, थीटा के, क्लियर है ना। तो ये आपका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो तो इसके केस में ज़्यादा आ रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है एक्सपेक्टेड जो है ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा तो आ नहीं रहा है, इसकी तो काफ़ी कम आ रही है, देख रहे हो आप, काफ़ी कम आ रही है। कैसे कम आ रही है, दिस इज बिकॉज, है ना, कैसे कम आ रही है भैया, हमें यहाँ पे पता लगाना है।
तो देखो इसका रीज़न थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। देखो आप, अगर आप यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाओ तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो इसकी डायरेक्शन इधर लेनी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, राइट, क्लियर है। और ये आपका लोन पेयर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर ही होगी। तो जो रिजल्टेंट आएगा, ज़रा ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट बहुत बड़ा सा आएगा ऊपर की ओर, ठीक है। ये मैं म्यू नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। और ये लोन पे इसका तो हमेशा ही ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो देखो इन तीनों का नेट जो है नीचे की ओर आ रहा होगा कुछ, है ना, लेकिन ये तो ऊपर की ओर आ रहा है ना, तो इनका जो नेट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, वो नीचे की ओर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा आ रहा होगा ना इसके कंपैरिजन में। बात समझ में आई? इसके कंपैरिजन में देखो, अगर मैं यहाँ पे म्यू नेट की बात करूँ तो इसका ऊपर आ रहा है, इसका नीचे आएगा, लेकिन इससे कम आएगा मैग्नीट्यूड के अंदर। अब मैग्नीट्यूड के अंदर अगर कम आएगा तो फिर वही तो बात है, इसी वजह से तो इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आ जाती है। समझ में आई बात? तो ये है एक्चुअल रीजन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा एक टाइप का एक्सेप्शनल केस हो गया ना आपका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लगभग बराबर ही हो रहा है, 0.9 और 1 तो लगभग बराबर ही होता है, ठीक है। तो रीजन मैंने आपको बता दिया, आप पढ़िए आप एक बारी। In ammonia, the atomic dipoles and bond dipoles are in the opposite direction, where in NF3 these are in the same direction. क्या ये सही है? तो गलत है ना। अमोनिया के अंदर क्या था? अमोनिया के अंदर जो है आपका जो अटामिक जो डाइपोल था और जो बॉन्ड डाइपोल था वो अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी थे, तो सेम डायरेक्शन में ना सारे के सारे, सारे के सारे क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अपोजिट तो यहाँ पे है ना, तभी तो यहाँ पे नेट कम आ रहा था। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये तो पहला तो गलत हो गया, पहला तो हो नहीं सकता आपका, ठीक है, पहला जो है आप काट दो। उसके बाद आप ये बी वाला पढ़ो। In NH3 as well as in NF3 the atomic dipoles and bond dipoles are in same direction. अब ये भी गलत दे रखा है, अमोनिया के अंदर केवल जो है आपका सेम डायरेक्शन के अंदर है ना। सॉरी, आपका NF3 के अंदर तो नहीं है ना, NF3 के अंदर तो आपका उल्टा है सीधा, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप पढ़िए आप जरा। In NH3 the atomic dipole and bond dipoles are in the same direction, where area in NF3 these are in opposite direction. बिल्कुल सही दे रखा है कि नहीं, है ना, सही है ना, ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप। इन एक्स बॉन्ड यहाँ पे लगा रखा है, इन एक्स एच डैश 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 कनेक्टेड है वाई से, एक्स एंड वाई बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ओके। तो क्या होगा, तो अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो ज़रा आप देखिए आप यहाँ पे, अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ऐसे ऐसे करके ये बॉन्ड लगाया हुआ है वाई से, अगर ये दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो आप ध्यान रखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा। तो कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहा होगा ना इनके ऊपर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जैसे बॉन्ड बना इनके बीच में, तो ये अपने पास ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा रखेगा ना। बात समझ में आई? अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना होगा वो यहाँ पे ज़्यादा रख रहा होगा, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी काफ़ी, ठीक है, एक्स पे जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे क्या रहेगी, कम होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर या फिर इंक्रीज आप बोलो, इंक्रीज इज द राइट वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो बस हम ऑप्शन पढ़ते हैं,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज एंड ऑन हाइड्रोजन इट विल डिक्रीज। बिल्कुल करेक्ट है। अभी यही तो है ना, और क्या। ऑप्शन ए आप टिक करिए, आगे बढ़िए। क्लियर है। और भी आप ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। इन बोथ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, गलत बात है। दोनों पे कैसे इंक्रीज होगा, एक पे इंक्रीज होगा तो एक पे डिक्रीज होगा ना। इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज, ये भी गलत है ना। क्या दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, गलत ही है। ऑन एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज, गलत हो गया। पहले ही जब बता रखा है उन लोगों ने कि ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एक्स और वाई, तो वो तो अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखना चाहेंगे ना, तो डिक्रीज कैसे होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपके तीनों ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है। एक ही ऑप्शन आपका केवल आपका करेक्ट है, वो आपका कौन सा करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। क्लियर है। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 22 में ही पूछा गया है ये, देखिए आप। गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप, जो गैडोलिनियम है, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जो आपकी गैडोलिनियम है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 64 होता है। क्लियर है। अब 64 है तो इसका आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखिए ज़रा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा, ये तो आपका 54 हो गया ना, 54। उसके बाद 4f में आ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, 4f7 एंड 5d1 एंड दो इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं ना, हाँ, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। क्लियर है ना। तो 54 और 7, 61 और 62 एंड 64, राइट। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखिए आप क्वेश्चन आप पढ़िए, आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकाले जा चुके हैं ना, तो आप पहले निकालिए आप। देखो, पहली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ से पहले एक इलेक्ट्रॉन गायब करो। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने गायब किया तो इसका कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा आपका। देखो, बाहरी बाहरी शेल जो है आपकी ये वाली है, ठीक है, यहीं से इलेक्ट्रॉन गायब होंगे पहले। तो क्या आ जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, 6s1। क्लियर है। तो ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो गई, ठीक है। अब मान लो कि हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से जो मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 वाली है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गायब हो रहा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब होगा, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन आपकी आएगी वो क्या आ जाएगी, जेरॉन 4f7 5d1 हो गई ना, है ना। क्लियर है। अब इसके बाद से जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना आप, वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है। अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो जो है ना काफी लो आ रही है। ऐसा क्यों, वो लो क्यों आ रही है, आप खुद सोच के देखो। इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है इस बारी, तो आप खुद सोचो ये लो ही तो आएगी ना, क्योंकि अगर ये निकलेगा तो ये क्या बन रहा होगा, आप देखो आप, ये अगर आप निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4f7 बन जाएगा ना। और ये 4f7 क्या है, ये तो हाफ फील्ड हो गया ना, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने का क्या मतलब है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने का तो यही मतलब हो गया ना कि उनमें एक्सचेंज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी। जैसे देखो, हाँ, यहाँ पे अगर मैं हाफ फील्ड की बात करूँ, 1 2 3 4 5 6, एक और बना दो आप यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सचेंज एनर्जी है ना। अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कंसेप्ट की, आपका कोई भी फुली फील्ड है या फिर हाफ फील्ड है, वो स्टेबल क्यों है, तो वो हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से स्टेबल है। समझ में आ रही है बात, हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से जो है
वो स्टेबल है। हम एक ही वर्ड में बोल देते हैं कि हाफ फील्ड होने की वजह से या फिर फुल फील्ड होने की वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी आती है। लेकिन स्टेबिलिटी क्यों आ रही है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल खाली है यहाँ पे, तो ये एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी आती है और सिस्टम की जो एनर्जी है ना डिक्रीज होती है। अब कोई भी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी तो वहाँ पे क्या आएगा? स्टेबिलिटी आएगी ना सिस्टम के अंदर। इस वजह से जो है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हाई बेसिक नेचर? बिल्कुल नहीं। स्मॉल साइज नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? हाई एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये, 22 में पूछा गया है ये, देख लेना आप इसको। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन जो है इसमें भी प्रॉपर्टीज की बात करी गई है। इसके अंदर भी हम बहुत सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप नॉट की बात करी गई है, मतलब चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज भी आपकी मेंशन है यहाँ पे, क्लियर है। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है ना जिसके अंदर जो इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज है वो आपकी क्या दे रखी है? गलत दे रखी है, क्योंकि हमें तो नॉट ही पहचानना है ना। तो इसका क्या मतलब है? 3 सही दे रखा होगा, ये गलत दे रखा होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, उसको पहचानते हैं एक बारी। तो आप ऑप्शन नंबर ए चेक करिए। दे रखा है आपका लिथियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, सबसे ज़्यादा रुबिडियम, राइट। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस। तो बताओ जी, ये बिल्कुल सही है ना? ये तो मेटेलिक रेडियस यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ग्रुप के अंदर है ना। तो ग्रुप के अंदर तो मैंने आपको बताया था, है ना, कि ग्रुप के अंदर अगर आप जाओगे तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं ना, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम ही रहता है। तो अट्रैक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस से घट जाता है उनका, तो वहाँ पे साइज जो है आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो मेटेलिक रेडियस आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये तो करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट पहचानना है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी आप चेक करिए। ऑप्शन बी देखिए आप, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको कल बताया था। देखो आप, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, ठीक। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर देखो तो मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सॉरी पार्ट 1 के अंदर, ठीक है, कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ग्रुप के अंदर वो क्या करती है? आपकी डिक्रीज करती है, जनरली डिक्रीज करती है आपकी। क्लियर है ना? जनरली आपकी क्या करती है? डिक्रीज करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि फ्लोरीन का जो साइज है वो आपका स्मॉल होता है, तो स्मॉल होने की वजह से ना इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थोड़ी सी कम आ जाती है। बात समझ में आई आपकी? तो क्लोरीन की ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद से तो जैसे आपको ऑर्डर लगाना है वैसे ही लगाना है, ठीक है। फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है ना? ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों आ रहा है? आप समझ रहे हो ना? ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्लोरीन का जो है ना स्मॉल साइज होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्मॉल साइज होने की वजह से जितना एक्सपेक्टेड है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, इसकी हाई होनी चाहिए थी, नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला भी तो करेक्ट ही हो गया ना फिर। ये भी क्या है? करेक्ट ही है। हमें तो इनकरेक्ट पहचानना है। चलिए अब एक बार सी भी आप चेक करिए आप। अभी तक तो हमने दो चेक किया है, दोनों ही करेक्ट मिला हुआ है, हमें इनकरेक्ट पहचानना था यहाँ पे। तो एक बार सी भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, ये क्या दे रखा है? फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी दे रखी है, ठीक है। क्लियर है? तो ठीक है, देखते हैं एक बार ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ना, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे लिख लो, बोरोन है आपके पास, कार्बन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख लो इसकी, 1s2 2s2 2p1 आएगा ना इसका। इसका 5 होता है, ठीक। इसका जस्ट सेकंड, इसका 5 होता है, ठीक है। इसका 6 होता है आपका। तो मैं केवल बाहरी इलेक्ट्रॉन की लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी क्या आ जाएगी आपकी? 2s2 2p3 आ जाएगी। क्लियर है ना?
इसकी क्या आ जाएगी आपकी 2:2p4 आ जाएगी। क्लियर है, 2 4 4 8, ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से जो आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो p ऑर्बिटल से रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है p ऑर्बिटल, सबसे p ऑर्बिटल से ही रिमूव करना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, या फिर क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या ऑर्डर यही होना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए, अगर हम पीरियड की बात हो रही नहीं, अगर हम पीरियड के अंदर जाए, है ना, लेफ्ट टू राइट, तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो जो साइज है वो क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। तो अगर साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है तो आप मुझे बताइए अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो फिर जो एक्सपेक्टेड है, अभी हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी, जो एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपकी क्या आनी चाहिए थी। साइज डिक्रीज हो रही तो फिर तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि साइज डिक्रीज होने का क्या मतलब है, काफी ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा ना। जैसे आप समझो यहाँ पे अभी साइज ये है ना, फिर साइज ये हो गया, फिर साइज और छोटा हो गया, ऐसे करके, राइट। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे न्यूक्लियस रहा होता है आपका, है ना, और न्यूक्लियस का जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रहा होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन रहा होता है, ठीक है, क्लियर है। अब आप खुद सोचो, इधर से इधर आप आओगे, है ना। वैसे मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो जो साइज है वो क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। तो जब साइज डिक्रीज होगी तो जो अट्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल होगा वो इजी होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होगा, इजी नहीं होगा ना। इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो होगा वो डिफिकल्ट होने रहेगा। अब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ना चाहिए था। तो जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए वो ये होना चाहिए था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है, ये होना चाहिए था, ठीक है। अब ये ना दिया भी है यहाँ पे, आप देखिए जरा, ये ना यहाँ पे दे भी रखा है, बट मजे वाली बात यहाँ पे ये है कि ये गलत है, ठीक है। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की जो ऑर्डर है वो गलत है। अब ये भला गलत कैसे हो गया, तो आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो ओरिजिनल आंसर है, जो ओरिजिनल आपकी वैल्यू रहने वाली है उसमें बस थोड़ा सा ही चेंज होगा। बोरोन है, ठीक है, आपकी बोरोन के बाद आपकी कार्बन आ रही है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये समझिए आप, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसा ऐसा क्यों हुआ है। तो आप देखिए, आपको मैंने अभी अभी बताया हुआ है कि जो नाइट्रोजन है ना, ये क्या है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड होने की वजह से, ठीक, हाफ फील्ड होने की वजह से क्या होगा कि अब इसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या आएगी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड में तो खैर आपकी एक्सचेंज एनर्जी वाली कंसेप्ट नहीं है कोई, ठीक है। हाफ फील्ड के अंदर एक्सचेंज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा कि अब ये नाइट्रोजन का ना जो एक्सपेक्टेड है ना उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है अपने प्लेस पे नहीं रहेगा, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके अब यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन जंप ही होता है। अब आप ये मत करिए कि ये फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि साइज भी तो लगातार डिक्रीज हो रही है ना, साइज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब साइज के साथ साथ हम यहाँ पे इसको भी कंसीडर कर रहे हैं ना, हाफ फील्ड को भी, है ना। बाकी लोग को देखो तो आप हाफ फील्ड कोई भी नहीं है यहाँ पे, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप निकाल सकते हो, क्लियर है। बट इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी मुश्किल होगी निकालने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो जो आपकी एक्सपेक्टेड है वो तो ये वाली है, वो तो गलत है ना। जो आपकी ओरिजिनल आंसर है वो आपकी ये वाली है, क्लियर है, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये रॉन्ग दे रखा है ना, फिर हमें तो रॉन्ग ही देखना था ना। ये अब देखो आप, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो रॉन्ग दे रखा है, बस आप इसको टिक कर लो, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप ये डी वाला भी देख सकते हो, है ना, कंसेप्ट सीखने के लिए, है ना। यहाँ पे इंक्रीजिंग साइज का जो ऑर्डर है वहाँ पे दे रखा है, क्या ये सही है।
तो बिल्कुल सही है। देखो ये फ्लोराइड आयन है ना, अनायन है, और ये क्या है, कटायन है सारे के सारे, है ना। तो ऐसे आप जाओगे तो आपकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजिंग आयनिक साइज यही रखा है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये वाला आंसर हो नहीं सकता, है ना। तो ऑप्शन जो है आपका सी है यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 24 पे चलते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज, यहाँ पे आपको हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछी गई कि किसकी होगी, है ना। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो आप फिर से वही कंसेप्ट आ गया, है ना, घुमा फिरा के फिर से वही कंसेप्ट आ गया। देख रहे हो आप, ये 3p2 है, यहाँ से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन ना हो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी निकालनी है, पहली या फिर दूसरी या फिर तीसरी, तो हमेशा वहाँ पे फर्स्ट की बात हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे P2 है ये, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या है, P2 है। जो बी वाला है वहाँ पे क्या है, P3 है। जस्ट अ सेकेंड, वैसे आपको आंसर दिख गया होगा, है ना, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया ये भी P2 है ना, और ये आपका क्या है, P4 है। आप खुद बताइए यहाँ पे जो हाफ फील्ड है वो कौन सा, ये वाला है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, हाई आ जाएगी। अगेन रीजन वही है, ड्यू टू हाफ फील्ड, है ना, हाई एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो आपकी एनर्जी एनर्जी जो है यहाँ पे काफ़ी हाई आएगी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। क्लियर है ना, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा सारे एलिमेंट को ऐसे ले लिया, पीरियड सेकंड के सारे एलिमेंट को ले लिया। यहाँ पे देखिए आप, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ना, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, ठीक है, किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की। तो ठीक है, आप लिखिए, आप यहाँ पे लिथियम है हमारे पास, बेरिलियम है, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। क्लियर है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो अभी अभी मैंने लिखा ही था, है ना। मैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 1s2 2s1 इसकी हो जाएगी, है ना। इसकी 2s2 हो जाएगी आपकी, है ना। इसकी क्या आ जाएगी आपकी, 2s2 2p1 आ जाएगी, ठीक। इसकी आ जाएगी आपकी 2p2, क्लियर है। इसकी आपकी आ जाएगी 2p3, इसकी आपकी आ जाएगी 2p4, एंड इसकी आपकी आ जाएगी 2p5, और इसकी आपकी आ जाएगी 2p6, ठीक है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे फिर से वही आपको कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया। आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है। साइज आपकी क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है। अब साइज लगातार डिक्रीज हो रही है तो एक्सपेक्टेड जो था वो क्या आना चाहिए था आपका। हमेशा मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है। एक्सपेक्टेड ये आना चाहिए था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, ऐसे करके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में नियोन आना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेड ये है, लेकिन अगेन जो है फिर से मैंने आपको बताया था कि ये जो है गलत होता है, ये सही नहीं है। क्योंकि फिर से वहाँ पे वही कंसेप्ट आता है आपका फुली फील्ड का और हाफ फील्ड का। तो आप पहचानिए उसको, ठीक है। यहाँ पे हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो है किस किस के पास है, तो आप देखिए ना ज़रा, ये क्या है आपका, फुली फील्ड है, ठीक है, फुली फील्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है, हाफ फील्ड है। क्लियर है। ओके, और कहीं पे कुछ है, और कहीं पे कुछ तो नहीं, ये तो फुली फील्ड है। अब तो ये तो इनर्ट है, ये इसकी तो बहुत ही ज़्यादा आती है एनर्जी एनर्जी, ये तो आप जानते ही हो। फुली फील्ड है तो फिर तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जल्दी, समझ में आ रही है बात आपको। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेबल, ठीक है, वहाँ से तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसकी एनर्जी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा आनी है, देख रहे हो आप, सब में दे रखा है, ठीक है। इसमें तो मतलब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिनल आंसर में क्या है कि अब ये चूंकि फुली फिल्ड है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन जंप करने का ये मतलब है कि ये बोरोन के प्लेस पे आ जाएगा।
इन द सेम वे जो ये नाइट्रोजन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्सीजन के पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो बस जो ओरिजिनल आंसर है वो हम एक बार यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो लिथियम तो है ही आपका सबसे कम। ठीक है, लिथियम के बाद जो है आपका बेरिलियम नहीं आएगा, बोरोन आ जाएगा, उसके बाद आपका बेरिलियम आ जाएगा, और फिर आपका कार्बन है। कार्बन के बाद जो है नाइट्रोजन आना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन नहीं आएगा आपका। ठीक है, ड्यू टू हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आपका नाइट्रोजन, फिर आपका फ्लोरीन, और फिर आपका नियोन। क्लियर है? तो ये जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। ठीक है, और सेकेंड पीरियड। ठीक है ना, ठीक है, तो बस ये मैच कर लेना आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारी जगह पे पूछा जा चुका है, जेई मेंस के अंदर भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ था, इसलिए मैंने एक ही बार रखा हुआ है इसको। ठीक है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये नीट 2009 के क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये खास करके ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। तो हम ये मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर यहाँ पे। ऑप्शन जो है आपका यस, ये आपका सही है। ठीक है, सी वाला देख रहे हो आप, यहाँ पे आप मिला लो, यहाँ पे मैच करो, लिथियम बेरिलियम, लिथियम बोरान बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, हाँ यही सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ओके, ये हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का। आइए देखते हैं, with which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy। यहाँ पे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप, देखो आप, चलो मैं यहाँ पे ना आपको लिख के ही दिखाया था। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 247 है ना। इसका क्या आ जाएगा, 2 4 4 6 10, 10 आ गया। इसका क्या आ जाएगा, 11 आ गया है ना। इसका क्या आएगा आपका, 9 आ गया है ना। तो 7 का क्या मतलब है, अब बताओ मुझे। 7 है आपके पास, 11 है एटॉमिक नंबर, और 10 है, और आपके पास 9 है। ठीक है, तो ये कौन कौन से एलिमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं। 7 का क्या मतलब है जी, बताओ 7 का क्या मतलब है। ऑक्सीजन का 6 होता है ना, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, आप ऑक्सीजन का आपका 6 होता है या फिर 8 होता है, बताइए आप। ऑक्सीजन का 8 होता है ना। बोरॉन कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आपका 7 आता है। ठीक है, 11 आपका किसका आ जाएगा, सोडियम का आ जाएगा, और 10 आपका किसका आ जाएगा, ये तो नियोन की होती है ना, और ये आपका फ्लोरीन का आ जाएगा। क्लियर है? बस यहाँ पे आपको पता है ना, ये तो ऐसे ही खैर आपको दिख रहा है, ये नियोन है, ये क्या है कि इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। और फिर भी आपको यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये हाईली स्टेबल है ना, फुली फिल्ड है ये, तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा हाई आएगी। इन सब में से अगर किसी की हाई आनी है बहुत ज़्यादा, तो वो इसकी आएगी। ओके, और लोवेस्ट किसकी आएगी, तो लोवेस्ट जो है आपकी एल्कली मेटल की आएगी। ठीक है, तो एल्कली मेटल इसमें कौन सा है, एल्कली मेटल आप समझ रहे हो मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ एल्कली मेटल, क्योंकि एल्कली मेटल जो है ऐसे वाले मेटल है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, और तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है अपने डोनेट डोनेट करने की जो है कैपेबिलिटी रखते हैं। राइट, अब देखो आप यहाँ पे, ये क्या करेगा, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 3 है। देख रहे हो आप, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। ये क्या करेगा, अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकता है ना आराम से, थर्ड सेल के अंदर से यहाँ पे डोनेट करना है, तो काफ़ी इजी होगा यहाँ से निकालना। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में यहाँ सेकंड सेल से निकालना है, यहाँ पे भी सेकंड सेल से निकालना है ना। और खैर ये तो इनर्ट है, तो इसकी तो बात ही मत करो। अरे तो सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट आपकी आनी है वो किसकी आएगी, ऑप्शन बी की आएगी आपकी। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये है आज का पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन के साथ जो है हम मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका जो है फ़ायदा उठा सके। ठीक है, पीवाई की सीरीज़ की।
क्योंकि यहाँ पे मैं सारे चैप्टर आपको कराऊंगा बिल्कुल